चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 10 के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में जानेंगे। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं और इसमें से कुछ हमारे आस पास उपलब्ध होती है, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की जरूरत दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थान से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति उसको उपलब्ध करवाने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पादन को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधाओं पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। वस्तुएं और सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल और वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसमें और जैसे परिवहन के साधन में है स्थल, यानी जैसे स्थल से सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। फिर जल में जैसे आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन। फिर वायु में घरेलू विमान वायु है, अंतर्राष्ट्रीय वायु विमान है। घरेलू वायु विमान में सार्वजनिक प्राधिकरण है। उसके बाद निजी विमान सेवाएं हैं। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई। या सक्षम और तीव्र गति लाने वाले परिवहन से आज संसार एक दूसरे गांव से परिवर्तित हो गए हैं। परिवहन का यह विकास संचालन संसाधनों का विकास के सहायता से ही संभव हो सकता है। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक ही हैं। और उसके बाद आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद संसार के विभिन्न सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार के सहायक है। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार में अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है और इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और साधनों में बढ़ोतरी भी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन और सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। परिवहन में स्थल परिवहन के बारे में देखें तो भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक स्थल जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है 2020 से 2021 के हिसाब से। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ और निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। जैसे रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम है। उसके बाद अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अधिक ढाल, पर्वतता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है और यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत की भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेल स्टेशन, वायु तथा समुद्री पर्यटनों की जोड़ती है। भारत में सड़कों की समीक्षता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखें तथा इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। देखते हैं जो बांटा गया है। तो स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग के बारे में देखें तो भारत सरकार ने दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना
परियोजना प्रारंभ की। अब इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर से दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं, तथा द्वितीय जो पूर्व से पश्चिम गलियारा जो सिलचर यानी असम तथा पोरबंदर यानी गुजरात को जोड़ता है। और इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी और परिवहन समय को न्यूनतम करना है। और यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। और दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग देखें, राष्ट्रीय राजमार्ग इंटरनेशनल हाईवे के बारे में देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के अधिकतर क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैला हुआ है। और दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे के बारे में देखें तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। और राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD का होता है। और जिला मार्ग के बारे में देखें तो ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। उसके बाद अन्य सड़कें जैसे इन वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों के शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। और इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गाँव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों यानी वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकते हैं उसके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। और उसके बाद सीमांत सड़कें हैं। उपर्युक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व की जड़ों का विकास करना था। इस सड़कों के विकास में दुर्गम क्षेत्र में अभिगम्यता बढ़ी तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। क्या आप जानते हैं कि विश्व के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग से अटल टनस यानी 9.02 किलोमीटर के हैं। तो ये राजमार्ग है सबसे लंबी सुरंग से अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है तथा पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 किलोमीटर तक अलग थलग रही थी। और यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में औसत समुद्र तल में 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। उसके बाद सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों की कच्ची और पक्की सड़कें में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट कंक्रीट और तारकोल द्वारा निर्मित होती है अतः ये 12मासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। और रेल परिवहन के बारे में देखते हैं तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा एवं लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि है। और इस एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। अब भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेल गाड़ी 1853 में मुंबई से और थाने के मध्य चलाई गई जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया। और उसके बाद देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति,
आर्थिक और प्रशासनिक कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदानी अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व और संपन्न कृषि और प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास से और वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों और पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई है। प्रायद्वीपीय भारत में रेलगाड़ियां उबड़ खाबड़ पहाड़ियों क्षेत्रों, छोटे पहाड़ियां और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों वो भी दुर्लभ, उच्च विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण और प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सन्निध क्षेत्र को भी घाट या दर्रे के द्वारा भी पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री और वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी है, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। और आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रुकते हैं और जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। उसके बाद पाइपलाइन के बारे में देखें। भारत में परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योग में पानी पहुंचाने हेतु होता था और आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र में से उपलब्ध गैस शोधन सलाओं, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है और सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधन सलाओं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है और उसके बाद वाहनांतर देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं, जैसे ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर जो उत्तर प्रदेश के हैं तक है और इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है और दूसरी राजबंद में मोड़ी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। दूसरा गुजरात में सलाया से बीरम गांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है और इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्कोश और अन्य स्थानों से जोड़ती है। क्या आप जानते हैं कि रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है और इन दोनों शहरों को भारत के मानचित्र पर चिन्हित करके देख सकते हैं। तीसरा है कि पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा से बीजेपुर, उसके बाद जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और वसीन गैस क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तर भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइनें के बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। जल परिवहन देखिए, भारत के लोग प्राचीन काल से ही समुद्री यात्रा करते आए हैं और इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी और स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में
अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अतः स्थलीय नौसंचालन राजमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबी है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग हैं मशीनरीकृत नौकाएं द्वारा तय किया गया है और निम्न राजमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। जैसे हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा राजमार्ग को 1620 किलोमीटर हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा राजमार्ग को 1620 किलोमीटर लंबा है और उसके बाद नौगम्य जल मार्ग संख्या 1 है और उसके बाद है सदिया और धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग नौगम्य जल मार्ग संख्या ये 2 है। केरल में पश्चिम तटीय नहर यानी जो कोट्टापुरम में कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकरार नहरें 205 किलोमीटर तक है। ये नौगम्य जल मार्ग संख्या 3 है। काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है जिसकी की लंबाई है 1078 किलोमीटर है। और उसके बाद मताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये 5 है जिसकी लंबाई 588 किलोमीटर है। कुछ अन्य अंतर राजमार्ग भी है जो जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी जुआरी और कंबरजुआ सुंदरवन बराक केरल का पश्चिम जल है और इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है यानी मुद्रा रूप में 68%। और उसके बाद प्रमुख समुद्री पतन के बारे में देखें तो भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम और छोटे पतन हैं। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। देश विभाजन से कराची पतन को पाकिस्तान में शामिल हो गया था जिससे की कमी को पूरा करने तथा मुंबई पतन से होने वाली व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है यह एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात के औद्योगिक तथा खदानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत और सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। लोह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारेमागाओ पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा लोह अयस्क निर्यात किया जाता है यानी 50% लोह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन कुमेद्र मुख्य खानों से निकले लोह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोचीन पतन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है और पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तितुकोरम पतन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन पर हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका मालवी तथा आदि भारत के साथ तटीय क्षेत्रों के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा और सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लोह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लोह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अतः स्थलीय नदी है
पतन है। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तल छठ जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना होता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। उसके बाद भारत में वायु परिवहन के बारे में देखें तो आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे उच्च पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों और लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचे, जहां बड़ी नदियां, विच्छेद धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है, और हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य बना दिया है। और सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। और उसके बाद पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस प्रयोग आयोग को इसकी अपतटीय सक्रियता के तथा अगम्य और दुर्लभ भूभाग जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अतिरिक्त क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराए जाते हैं। और एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम भी आप बता सकते हैं। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाए हेतु विशेष प्रबंधन किए गए हैं। संचार सेवाएं देखें भारत में जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार के दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड का लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है और तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीयक श्रेणी के डाक में रजिस्ट्रेट पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगनीज आदि शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए और इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल और व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए है और भारत के तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य IT यानी भारतीय प्रतिभा प्लस IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी बराबर IT यानी कल का भारत में होने वाला परिवर्तन को समझना है और तकनीकी को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव STD दूरभाषा सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे STD सुविधा के विशेष प्रबंधन किए हैं। पूरे देश भर में STD की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से भी संभव हो पाया है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के विषय में जागरूकता करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताब तथा चलचित्र सम्मिलित है। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है और यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धन और खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी और उर्दू के समाचार
समाचार पत्र आते हैं। उसके बाद भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्र का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाले फिल्में, वीडियो, फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय और विदेशी सभी फिल्में को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड को है। और यह उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में देखें। राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गाँवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं, क्योंकि संसाधन की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण समान है। आयाम तथा निर्यात व्यापार के घटक है और आयात और निर्यात का अंतर भी देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। यह अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न और जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पादन तथा कृषि एवं संबंधित उत्पादन है। और भारत में आयातीय वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पादन, रत्न और जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि और अन्य उत्पादन शामिल है। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में देखें। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1.5 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटन भारत में विरासत पर्यटन, व्यापारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए भी आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।